Hello guys, welcome to our channel Part 2 Reborn for True Love. Chapter 11 jealous फील कराने के लिए किसी और को किस कर लिया। अब आगे ऋचा ने कहा, तुम्हें कभी सच्चा प्यार नहीं मिलेगा, तुम हमेशा अकेले ही रहोगे। हाँ, तुम्हें अपनी जरूरत पूरी करने के लिए बहुत लड़की मिलेगी, लेकिन तुम्हें वो सुकून कभी नसीब नहीं होगा। ऋचा ने आज अपनी सारी गुस्से की भड़ास तनय को ऊपर निकाल दिया। जो गुस्सा उसे पिछले जन्म से था, वो सब एक एक करके उसके मुंह से निकालने लगी। वो और भी बहुत कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन ज्यादा न बोलना ही उसने सही समझा, क्योंकि अगर वो ज्यादा बोलेगी, शायद वो अपना रिबॉर्न वाला सीक्रेट भी शायद बोल सकती थी, इसलिए वो चुप हो गई। तने ये सुन उसे बहुत हर्ट हुआ। वो ऋचा के फेस को अपने हाथों से थामते हुए कहा, ऋचा तुम मुझसे इतनी नफरत करने लगी। भूल गई तुम कि तुमने मुझे खुद से ज्यादा चाहा था, मैं भी तो तुमसे प्यार करता हूं ना। ऋचा ने थोड़ा हंसकर कहा, प्यार करते हो? प्यार का मतलब भी जानते हो तुम? 1 मिनट कहकर उसने फोन निकाला और उसमें आज तने की भेजी हुए वो किसिंग फोटोज दिखट हुए कहा, प्यार करते हो तो यह क्या है? क्या तुम्हारे प्यार का मतलब यह है कि जिसे तुम प्यार करते हो उसे ही धोखा दो? तने स्पीचलेस हो गया। फिर कुछ देर बाद उसने कहा, ऋचा मैं जानता हूँ, मैंने गलत किया है, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हें जेलस फील कराने के लिए वो फोटोज तुम्हें भेजी थी, और देखो तुम जेलस हो भी गई, इसका मतलब यह है कि तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो, है ने? तने ये कहते हुए मुस्कुरा दिया। ऋचा ने जब ये सुना तो उसने कहा, आर यू सीरियस? क्या तुम पागल हो गए हो? मुझे जेलस फील कराने के लिए तुमने किसी और को किस कर लिया? वाह क्या बात है तने, ऋचा क्लैप करते हुए कहा। ऋचा ने कहा, तुम किसी को किस करो, किसी के साथ सो जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा समझे। अब से मेरे रास्ते में मत आना, क्योंकि अब से तुम्हारा रास्ता अलग और मेरा रास्ता भी अलग। तभी वहां पर मीरा अपनी कमर मटकाते हुए आई और सीधे तने की बाह पकड़ खड़ी हो गई। ऋचा ये देख हंसी और उसने कहा, लो आ गई तुम्हारी फूइंग स्लेव। तने ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ अपनी हाथों की मुट्ठी बना ली, लेकिन मीरा को बहुत इंसल्टिंग फील हुआ। वही समर्थ जो ये काफी देर से देख रहा था, वो धीरे से ऋचा के पास आया और उसने कहा, मिस ऋचा आर यू ऑक? ऋचा ने हाँ में सिर हिला दिया। समर्थ ने कहा, चलो लंच करते हैं, तुम्हें भूख लगी होगी। तो ऋचा ने कहा, नो सर, क्या हम यहाँ से जा सकते हैं? मेरी भूख मर गई। समर्थ ने कहा, ठीक है चलो, हम ऑफिस में लंच कर लेंगे। समर्थ तनय और मीरा को कंप्लीटली इग्नोर करके ऋचा का हाथ पकड़ के बाहर ले गया। तनय सिर्फ देखता रह गया। ऋचा को जब अपने हाथों में समर्थ हाथ महसूस हुआ, तो उसे ऐसा फील हुआ जैसे वो किसी महफूज हाथों में आ गई हो। ऋचा को पता नहीं क्यों समर्थ से बहुत अच्छी वाइब, एक अपनापन महसूस होता है। वो दोनों गाड़ी में बैठे और ओबरॉय कॉर्पोरेशन के लिए निकल गए। तनय अब भी खामोश गेट की तरफ ही देख रहा है। वो सोचने लगा, ऋचा कुछ बदली बदली सी लग रही है। मैंने पहले न जाने कितनी ही बार उसके सामने ही मीरा को किस किया, इंटीमेट हुआ, लेकिन ऋचा चुपचाप वो सहती रही, कभी कुछ नहीं कहा। लेकिन आज उसे इतना क्यों गुस्सा आया? कहीं कुछ तो बात है। ऋचा के इस बदले बिहेवियर का मैं पता लगा कर रहूंगा। और वो बाहर जाने लगा, लेकिन मीरा भी उसके पीछे जाते हुए कहा, तने तुमने देखा ना, ऋचा ने मेरे साथ कैसे बात की, मुझे इंसल्ट किया, क्या तुम मेरा बदला नहीं लोगे? तने ने पीछे मुड़कर देखा और मुस्कुरा कर कहा, क्यों नहीं? और वो मन में सोचा, हाँ बदला तो लूंगा, लेकिन तुमसे, वो भी अपने तरीके से, कह के उसने डेविल स्माइल कर दी। और दोनों वहां से निकल गया। दूसरी तरफ कार में इस वक्त समर्थ और ऋचा दोनों ही खामोश थे। ऋचा को आज बहुत अच्छा लगा, अपने दिल का भड़ास निकाल के, और उस मीरा का भी जो उसने इंसल्ट की, उसके दिल को थोड़ी सी ठंडक मिली। समर्थ ने बात शुरू करते हुए कहा, ऋचा मैं क्या एक बात पूछ सकता हूँ? ऋचा ने समर्थ की तरफ देखा और अपना सर हिला दिया। तो समर्थ ने पूछा, क्या तुम तने से प्यार करती हो? ऋचा ने फिर उसकी तरफ देखा और जवाब दिया, उससे प्यार करती थी, लेकिन अब नहीं करती, उसके लिए प्यार मेरी पिछले। ये कहते कहते वो रुक गई, और वो खुद को दांतने लगी कि, डम्बो ये तू क्या बताने जा रही थी? फिर उसने बात को संभलते हुए कहा, मैं उससे अब प्यार नहीं करती, रीजन आप जान ही गए होंगे, और भी रीजन है, लेकिन मैं अब आपको नहीं बता सकती। समर्थ ने कहा, एक दिन मैं इसके लायक बन के सिखूंगा कि जब आप खुद सच बताए। ये कहकर उसने मुस्कुरा दिया। ऋचा ने कुछ नहीं कहा। समर्थ को ये जान खुशी हुई कि ऋचा अब तने से प्यार नहीं करती, उसे भी सब सच मालूम नहीं था।
दूसरी तरफ तनय की कार रायजाडा इंडस्ट्री पहुंची और मीरा और तनय बाहर निकले, दोनों ऑफिस के अंदर चले गए। तनय अपने केबिन में जाकर बैठ गया और अपने असिस्टेंट को बुलाया। असिस्टेंट जब आया तो तनय ने कहा, एक आदमी के डिटेल्स निकालनी है, मैं तुम्हें फोटो भेज रहा हूँ, इसका नाम क्या है, कहाँ रहता है, रिचा इसके साथ क्या कर रही थी, सब डिटेल्स चाहिए मुझे, आधे घंटे में, असिस्टेंट ने ऑफ बॉस कहा और बाहर चला गया। तनय ने कहा, वो आदमी कौन था, मैंने पहले कभी उसे नहीं देखा, जल्द ही पता लगाना होगा। रिचा तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती, अच्छे से समझूंगा, प्यार से समझ जाओगी तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं मानी तो मुझे वापस वो पहले वाला तनय बनने में मजबूर मत करना, क्योंकि तुम सह नहीं पाओगी। ये बात उसने बहुत जुनून के साथ कहा। चैप्टर 12 मीरा आई वॉन्ट यू। अब आगे तनय के केबिन में उसका असिस्टेंट आया और समर्थ के बारे में डिटेल्स बताने लगा कि सर रीचा मैम के साथ जो आदमी था, उनका नाम है समर्थ ओबरॉय। ओबरॉय कॉर्पोरेशन का एक लौटा वारिस और करंट सीईओ। उनका बिजनेस अमेरिका में था, लेकिन अचानक यहाँ वो आया और अपना बिजनेस यहाँ से अब कर रहा है। और उनके पेरेंट्स अब नहीं रहे, वो अकेले ही बिजनेस संभालते हैं। और रिचा मैम उन्हीं के कॉर्पोरेशन में जॉब कर रही है। आज उनका इंटरव्यू था और उन्हें समर्थ ओबरॉय के पर्सनल असिस्टेंट का जॉब मिला है। तनय ये सुन थोड़ा सोच में पड़ गया। उसने सोचा, अचानक ये यहाँ क्यों आया, और आया तो आया, रिचा को अपना पाभी बना लिया, कुछ तो मिस्टीरियस है इसके बारे में। और ये रिचा अचानक ऐसे कैसे वो दूसरे कंपनी में जॉब कर सकती है। उसको मैंने अभी तक रिहा नहीं किया है। मेरे परमिशन के बिना वो ऐसे ही किसी के साथ काम नहीं कर सकती। वो कुछ देर सोचने के उसे याद आया और अचानक उसके फेस पर स्माइल आ गई और उसने कहा कि हाँ, मैंने उससे एक जॉब ज्वाइनिंग के समय एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था ना। हाँ, उसके हिसाब से वो मेरे मर्जी के बिना किसी और कंपनी में जॉब नहीं कर सकती। हाँ, अब उसे यहाँ आना ही होगा। ये कहकर उसने मुस्कुरा दिया। उसने अपने असिस्टेंट को कॉल किया और रिचा का वो कॉन्ट्रैक्ट फाइल लाने को कहा। दूसरी तरफ ओबरॉय कॉर्पोरेशन में रिचा अपने केबिन में बैठ के सर पकड़ के बैठी हुई है और वो आज हुए इंसिडेंट के बारे में सोच रही है। उसे आज अपने दिल में एक सुकून सा मिला, फिर भी वो अभी भी तनय के बारे में फीलिंग को पूरी तरीके से खत्म नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा है। और समर्थ अपने केबिन से रिचा को ही देख रहा है। उसने अपना फोन उठाया और कुछ खाने का ऑर्डर देके रिचा के केबिन के तरफ चला गया। वो आया और डोर पर नॉक किया। रिचा ने कम इन कहा तो समर्थ अंदर चला गया। रिचा समर्थ को देखकर अपने जगह खड़ी हो गई और उसने शॉक होकर कहा, सर आप यहाँ। समर्थ ने कहा, हाँ क्यों, मैं नहीं आ सकता। रिचा ने कहा, नहीं सर, मेरा वो मतलब नहीं था। समर्थ ने कहा, मिस रिचा आप बैठिए, आपने लंच अभी तक नहीं किया है, भूख लगी होगी ना आपको, चलिए कुछ खा लेते हैं। रिचा ने कहा, लेकिन सर मुझे भूख नहीं लगी है। समर्थ ने कहा, भूख तो आपको लगी है, चलिए चुपचाप हाथ धोकर आइए। रिचा मना नहीं कर पाए, क्योंकि आज तक उसके माँ के अलावा किसी ने भी उसे इतने प्यार से केयर नहीं दिखाया था। इसलिए वो वॉशरूम गई और हाथ धो के आ गई। कुछ देर बाद दोनों का खाना आया और समर्थ ने रिचा को सर्वे किया। रिचा बस देख ही रही थी, यूं से एक स्पेशल फील हुआ। वो तनय के साथ ऐसा ही तो वक्त बिताना चाहती थी, लेकिन ये कभी हो नहीं पाया। खैर, वो ये सब सोच साइड में किया और समर्थ के साथ खाना एंजॉय करने लगी। वो खाना खा ही रही थी कि तनय का उसे कॉल आया और उसने देखा फिर इग्नोर किया। लेकिन बार बार तनय का कॉल आ रहा था, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। समर्थ ने देख लिया था कि तनय उसे कॉल कर रहा है। ये देख समर्थ ने कहा, मिस रिचा, एनी प्रॉब्लम? कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकती है, और अगर कोई हेल्प चाहिए आप बेझिझक आप मुझे बता सकती है। ओक। रिचा ने कहा, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। रिचा को समर्थ का उसे पैम्पर करना बहुत अच्छा लग रहा था। दूसरी तरफ तनय को बहुत गुस्सा आया कि रिचा ने कॉल नहीं उठाया। उसने गुस्से से टेबल पर रखा सारी चीज साइड में फेंक दिया और अपने गुस्से को काबू करने की कोशिश करने लगा। उसे कुछ नहीं समझ आया तो उसने मीरा को केबिन में बुलवाया। थोड़ी देर बाद मीरा स्टाइल से कमर को इधर उधर मटकते हुए उसके पास आई और पीछे से उसको हक कर लिया। तनय ने उसे पीछे से आगे के तरफ खींच लिया और डायरेक्ट उसके होठों को अग्रेसिव होकर किस करने लगा। मीरा अचानक इस अट्रैक्ट से हकी बक्की रह गई, लेकिन जब उसे महसूस हुआ कि तनय उसे किस कर रहा है, तो उसे बहुत अच्छा लगा।
तने ने थोड़ी देर बाद किस ब्रेक करते हुए कहा, मीरा ई वॉन्ट यू। मीरा उसे देखती रही और तने को खुद किस करने लगी। उसने उसकी शर्ट के बटन धीरे धीरे खोलना शुरू किया। मीरा उसको प्लेजर देने लगी। तने आंखें बंद करके रिचा के बारे में सोचने लगा और उसने खुद से कहा, सॉरी रिचा, मैं ये कर रहा हूँ, लेकिन ये मुझे जरूरत है, मुझे अपना फ्रस्ट्रेशन कहीं तो निकालना था, इसलिए मैं ये रास्ता अपना रहा हूँ। जब तुम मेरे पास आ जाओगी, मैं सिर्फ तुम्हें ही चाहूंगा, सिर्फ तुम्हारे करीब ही आऊंगा। उफ, ये टाने कितना गिरा हुआ इंसान है ना। एक तरफ रीचा से प्यार करने का डॉ करता है और यहाँ ये दूसरी औरत के साथ गुलू गुलू कर रहा है। हंसमक उसने मीरा की तरफ देखकर इवल स्माइल कर सोचा, जो भी हो, ये लड़की प्लेजर बहुत अच्छा देती है, इसे मेरे लिए सिर्फ स्पेशल नीड के लिए ही रख लूं क्या। वैसे भी इसकी सजा भी तो इसे देनी है। मीरा अपना काम कर रही है और तने गहरी गहरी सांस लेते हुए अपनी आंखें बंद करके लेता हुआ है। मीरा उसके शर्ट उतार के फेंक दिया और उसके ऊपर आकर उसके सीने में किस करने लगी। वो पगले की तरह उसको किस करने लगी। धीरे धीरे उसके हाथ नीचे की तरफ जाने लगी और वो तने के पेट को किस करते हुए उसके पैंट की बेल्ट खोलने लगी। चैप्टर 13 हवसी तने और मीरा। ए फ्लैट आगे। मीरा तने की बेल्ट खोल के नीचे कहीं दूर फेंक दिया। तने सिर्फ आंखें बंद करके महसूस कर रहा था। मीरा धीरे उसकी जिप खोली और उसकी वो हिस्सा निकाल के अपने हाथों से उसे सहलाने लगी। तने गहरी गहरी सांस ले रहा था। उसे ऐसा लगा जैसे वो जन्नत में पहुंच गया हो। जब तने क्लाइमैक्स में पहुंचने ही वाला था कि मीरा ने अपना हाथ रोक लिया तो तने ने उसकी ओर देखा। मीरा टेढ़ी मुस्कुरा रही थी। तने समझ गया कि उसे क्या करना है, इसलिए उसने तुरंत मीरा को खींच के सोफे पर गिरा दिया और खुद उसके ऊपर आ उसे किस करने लगा। धीरे धीरे वो किस करते हुए गले में आ गया और वो गले किस और बाइट करने लगा। तने समय के साथ वाइल्ड होते जा रहा था। उसका हाथ अब गले के नीचे मीरा के उभारों पे आके रुक गया और वो कपड़ों के ऊपर से ही वो मसलने लगा। मीरा तेज तेज सिसकियां ले रही थी। तने ने अचानक मीरा के कपड़े को फाड़ दिया। अब मीरा उसके सामने सिर्फ इनरवेयर में ही थी और उसकी इनरवेयर मीरा खुद ही निकाल के फेंक दिया और तने को धक्का दे के उसके ऊपर आ गई और उसे किस करते हुए ही उसकी पैंट उतार के फेंक दी और उसके ऊपर बैठ के खुद को एडजस्ट करके उसमें खुद ही समाने लगी। तने ने ये एहसास पा के आंखें बंद कर ली और मीरा ऊपर नीचे होने लगी। समय के साथ वो दोनों और ज्यादा वाइल्ड होते गए और दिन में शुरू किया ये सिलसिला रात के 9 बजे खत्म हुई। दूसरी तरफ रिचा अपने काम में इतना बिजी हो गई कि उसे अपना टाइम भी याद नहीं रहा। समर्थ उसे देखता रहा और उसके केबिन में जाके पूछा, मिस रिचा आप अभी तक गई नहीं। रिचा ये सुन अपना सर उठा के देखा तो पाया समर्थ उसे ही देख रहा है। रिचा ने टाइम देखा और कहा, ओ सॉरी सर, मैं काम में बिजी रही, पता ही नहीं चला कब देर हो गई। वो जल्द से जल्द अपना सामान समेटा और जाने के लिए उठी। समर्थ ने कहा, मिस रिचा चलिए मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। रिचा ने कही, इसकी कोई जरूरत नहीं है सर, मैं चली जाऊंगी। समर्थ ने कहा, देखो रात बहुत हो गई है, इस वक्त तुम्हें अकेले नहीं जाना चाहिए, चलो मैं घर छोड़ देता हूँ। रिचा मान गई और समर्थ के साथ घर चली गई। समर्थ ने रिचा को उसके घर ड्रॉप किया और वो अपने विला में चला गया। रिचा घर पहुंची तो उसकी मोम लिविंग रूम में ही उसका इंतजार कर रही थी। रिचा की मोम ने चिंता करते हुए पूछा, बेटा तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। ये कह के उन्होंने अपना मुंह फुला लिया। रिचा ने ये देख थोड़ी हंसी और अपनी माँ को पीछे से हक करके बोली, ओ मेरी राजकुमारी मुझसे नाराज है। ये कह के उसने अपनी माँ को हल्का गुदगुदी करने लगी। रिचा की मोम को जरा भी गुदगुदी बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए उन्होंने हंसना शुरू किया और बोली, नहीं मेरी माँ, मैं नाराज नहीं हूँ। दोनों ही हंसने लगी। रिचा इतने सालों बाद आज खुल के हंस रही थी, क्योंकि पिछले जन्म में उसकी मोम की डेथ के बाद वो हंसना तो दूर मुस्कुराना भी भूल गई थी, और आज अपनी इस नई जन्म में अपने माँ के साथ खुल के हंस के उसकी दिन भर की थकान जैसे भूल ही गई है। कुछ देर बाद दोनों ने डिनर किया और सोने चली गई। रायजादा इंडस्ट्री में तनय और मीरा अभी भी दोनों ऐसे ही पड़े हैं। दोनों गहरी गहरी सांस ले रहे हैं। तनय ने धीरे से अपनी आंखें खोली और मीरा को देखने लगा। उसे याद आया कैसे उसने इस औरत के लिए रिचा को हट करता था। ये जो कहती थी वही मानता था। शायद वो इससे प्यार करने लगा था, शायद नहीं। वो खुद ही नहीं जानता था कि आखिर उसे चाहिए क्या था। अब उसकी हालात ऐसे ही है, उसे समझ नहीं आ रहा कि उसे क्या चाहिए। एक तरफ रिचा को वापस पाना चाहता है और वही दूसरी तरफ इस औरत से दूर भी नहीं रहना चाहता है।
शायद ताने पागल हो गया है। वो धीरे से मीरा को साइड किया और उठ के अपनी पैंट पहनी और विंडो के पास चला गया। वो सोचने लगा, आखिर मुझे हो क्या गया है? क्यों मैं दोनों को चाहता हूँ? बहुत कंफ्यूजिंग है। वो अपने बाल नोचने लगा और खुद ही बोलने लगा, ऐसा हो सकता है शायद ऋचा से मैं प्यार करता हूँ इसलिए उसे चाहता हूँ, और ये मीरा मुझे सेटिस्फाइड करती है इसलिए इसे चाहता हूँ। ये कहकर वो टेढ़ी मुस्कुराने लगा। वही समर्थ अपने विला पहुंच गया और वॉशरूम जाके फ्रेश होके आया और कुछ देर बाद डिनर करके बेड पर लेट गया। उसे नींद नहीं आ रही थी। आज जो हुआ उसके बारे में वो सोचने लगा और कहा, मेरी जाना को देख के लगता है कि वो उस तनय को भूलना चाहती है, लेकिन वो तनय, उसे आज देखकर ऐसा लगा जैसे वो आसानी से जाना का पीछा नहीं छोड़ेगा। मुझे मेरी जाना को उससे प्रोटेक्ट करना होगा, उसका कोई भरोसा नहीं है। अगर उसने गलती से भी मेरी जाना के साथ कुछ गलत किया तो मैं उसका जीना मुश्किल कर दूंगा। फिर कुछ सोचकर मुस्कुरा के कहा, अब और कुछ दिन जाना, फिर तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी और मुझसे प्यार करने लगोगी। आई प्रॉमिस। तुम्हें वो हर खुशी दूंगा जो तुम डिजर्व करती हो मेरी हॉट। अब और दूरी बर्दाश्त नहीं होती, मुझे तुम्हारी गोद में सर रख के सोना है। ये कहते हुए उसकी आंखें छलक आई। उसने अपने फोन पर ऋचा की फोटो देखी और फोन को अपने सीने से लगते हुए आंखें बंद कर ली, और थोड़ी देर बाद उसे नींद आ गई। वही ऋचा भी न चाहते हुए भी समर्थ की याद आ रही थी। वो खुद ही बोलने लगी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं समर्थ से पहले भी मिल चुकी हूँ, लेकिन कहा, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। वो खुद ही बड़बड़ाने लगी। चैप्टर 14, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। अब आगे। अगली सुबह ऋचा 6 बजे उठी और वॉशरूम में जाके फ्रेश होके आई। उसने अपना रूम कुछ ठीक ठाक किया और कुछ ही देर बाद वो ऑफिस के लिए रेडी होने लगी। ऋचा की मोम तब तक दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बना चुकी थी। दोनों ने ब्रेकफास्ट किया और ऋचा थोड़ी ही देर बाद ऑफिस चली गई। दूसरी तरफ समर्थ भी रेडी होके ऑफिस के लिए चला गया। रायजादा इंडस्ट्री में तनय अभी तक मीरा के ऊपर ही सो रहा था। उन्हें वक्त का ख्याल भी नहीं रहा। 9 बजे दोनों की आंखें खुली और दोनों की कल रात की याद आ गई। मीरा शर्माने लगी। तनय ने कहा, शर्माना कैसा, बेबी, कल तो बहुत वाइल्ड हो रही थी। हम। मीरा ने कुछ नहीं कहा और वो उठ के जाने लगी तो तनय ने उसे वापस अपने पर खींच के किस करने लगा। उन दोनों के बीच फिर से वो सब शुरू हो गया। थोड़ी देर बाद उन दोनों ने अपना काम खत्म किया और दोनों फ्रेश होने के लिए चले गए। ऋचा अपने ऑफिस पहुंची और समर के केबिन में जाके उसे ग्रीट किया और आज का शेड्यूल बताने लगी। वो दोनों ऐसे ही काम करने लगे। मीरा जब तनय के केबिन से निकली तो जिया ने उसे देख लिया था और उसके गले बाइट मार्क्स भी देख लिए। वो समझ गई कि ये दोनों केबिन में ही शुरू हो गए थे। जिया जो तनय के केबिन में कुछ फाइल देने आई थी, उसने डोर नॉक किया तो तनय ने अंदर आने को कहा। जब वो अंदर गई तो केबिन का हालात देखकर हैरान हो गई। उसने मन ही मन कहा, ये दोनों कितना बेशर्म है यार, केबिन की हालत तो देखो, हवसी कहीं के। अच्छा हुआ ऋचा इस फालतू आदमी से मूव ऑन कर गई, नहीं तो मैं उसे खूब पिटाई करती। हठर की आदमी स्मर्क। तनय ने जब देखा कि जिया पूरे केबिन को घूर घूर के देख रही है तो उसने कहा, ये बात ऋचा तक नहीं पहुंचनी चाहिए, समझ गई, नहीं अपनी जॉब से हाथ धो बैठोगे। जिया ये सुन गुस्से में आने लगी। उसने खुद से कहा, तुम्हारे साथ काम करना भी कौन चाहता है, अगर मजबूरी न होती तो तुम्हारी शक्ल भी न देखती मैं। तनय ने जब जिया को चुप देखा तो उसने कहा, सुन रही हो ना तुम, ये बात अपनी दोस्त के पास नहीं पहुंचनी चाहिए, और हाँ उसे कॉल करके वापस यहाँ बुला लो क्योंकि मैंने उसकी एप्लीकेशन अभी तक एक्सेप्ट नहीं की है। जिया ने तनय से कहा, पर सर वो तो दूसरी जॉब कर रही है, तो आप क्यों उसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं कर लेते? वो यह काम नहीं करना चाहती। तनय ने कहा, मैं जो बोल रहा हूँ वही होगा, और हाँ उसे बताना कि वो कभी ऐसे जॉब छोड़ के नहीं जा सकती। और उसके बाद जिया को जाने को कहा। जिया चली गई और वो गुस्से में दंदनाते हुए चली गई। इधर तनय ने दोबारा ऋचा को फोन लगाए, लेकिन नंबर ब्लॉक होने के वजह से फोन नहीं लगा। तनय को बहुत गुस्सा आया और वो फोन को वाल पर दे मारा। वो जिया के पास गया और जिया को ऋचा का नंबर डायल करने को कहा। 2 रिंग के बाद ही ऋचा ने कॉल उठाए और तनय की गुस्से भरी आवाज ऋचा को सुनाई दी, जो उस पर चिल्ला रहा था। ऋचा ने कुछ नहीं कहा। तनय एक गहरी सांस लेते हुए कहा, ऋचा जल्द से जल्द मेरे पास आयो, तुमसे कुछ बात करनी है।
ऋचा ने कहा, अब क्या बात करनी है तुम्हें, अब कुछ नहीं बचा बात करने को, सो तुम मेरा पीछा छोड़ो। तनय ने कहा, ऐसे कैसे छोड़ दूँ, तुम भूल गई, ऑफिस में ज्वाइन करते दिन मैंने तुमसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाई थी, और उसके मुताबिक तुम ये जॉब नहीं छोड़ सकती, समझी। अब एक अच्छी बच्ची बनो और मेरे पास आयो, चलो आओ, ये कह तनय ने फोन कट कर दिया। ऋचा ये सुन दंग रह गई, वो तो इसके बारे में भूल ही गई थी, उसे याद आया कैसे, तनय ने उसको हर्ट करने के लिए, उसके दिल को तोड़ टुकड़े टुकड़े करने के लिए उससे वो साइन करवाया था, कि वो मीरा के साथ उसके सामने वो सब करे ऋचा को हर्ट करने के लिए। यही याद आके ऋचा ने अपनी मुंह हाथों में छुपा लिया और सिसकने लगी। समर्थ, जो अपने केबिन से ऋचा को देख रहा था, वो जब ऋचा को रोते हुए देखा तो वो दौड़ के उसके पास आया और ऋचा से पूछा, मिस ऋचा क्या हुआ है आपको? आप रो क्यों रही है? एनी प्रॉब्लम? ऋचा ने हाथ हटकर समर्थ के तरफ देखा और अपनी रोना रोक कर बोली, समर्थ मैं और यहाँ काम नहीं कर सकती। समर्थ को ये सुन झटका लगा, उसने कहा, मिस ऋचा, क्या मुझसे कोई गलती हुई है? आपको कुछ खराब लगा क्या? आप बोलिए, मैं ठीक कर दूंगा। ऋचा ने कहा, नहीं समर्थ ऐसी बात नहीं है, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, मुझे सच में यहाँ अच्छा लगा। एक्चुअली बात यह है कि उसने सारी बात समर्थ को बता दी। समर्थ ये सुन बहुत गुस्से में आया। उसने कहा, मिस्टर तनय कुछ ज्यादा ही तुम्हें परेशान नहीं कर रहे? तुम चिंता मत करो, अपना काम करो, वो कुछ नहीं कर पाएगा, मैं भी देखता हूँ, ये किस हद तक गिरेगा। डोंट वरी, मैं हूँ तुम्हारे साथ औक। ऋचा ने अपना सर हिलाया और मुस्कुरा दी, समर्थ वहां से चला गया। समर्थ के जाने के बाद ऋचा ने कहा, समर्थ मेरा इतना क्या क्यों करते हैं, मैं रो रही थी, ये उनको कैसे पता चली? और वो कितने अच्छे से मुझे पैम्पर किया। ऋचा को उसके रोते समय समर्थ का वो कह देख ऋचा को बहुत अच्छा लगा। उसे ये बात उसके दिल को छू गई। कहीं ना कहीं उसके दिल में समर्थ के लिए एक जगह बनने लगी है। समर्थ कर वो केयरिंग साइड देखकर ऋचा के दिल में समर्थ के लिए एक अलग ही जगह बन गई। ऋचा अब थोड़ा राहत की सांस ली और काम करने लगी। उधर तनय इंतजार करता रहा लेकिन ऋचा नहीं आई। उसे और गुस्सा आया। उसे आज हॉस्पिटल भी जाना था। गुस्से की वजह से वो भूल भी गया। उसे थोड़ी देर बाद एक कॉल आई और हॉस्पिटल चला गया क्योंकि उसे आज एक सर्जरी करनी थी। ऋचा काम करते करते थक गई और उसे चक्कर सा आने लगा। उसे हल्का हल्का बुखार भी चढ़ा हुआ था, फिर भी इसको इग्नोर करके अपना काम करती रही। शायद वो जानती थी। चैप्टर 15 टाने फोर्सफली किस रीचा। अब आगे। ऋचा को बहुत डिजीनेस मैच स पे ए की मात्रा स पे छोटे ऊ की मात्रा स हुआ। उसने सोचा क्या ये इतनी जल्दी मुझे हो रहा है? पिछले लाइफ के मुताबिक 2-3 महीने होने चाहिए न मेरे पास। ओ गॉड मैं अब क्या करूंगी? मोम की लाइफ कैसे सिक्योर करूंगी? मैं उनके लिए बहुत पैसे कामना चाहती हूँ कि जब मैं न रहूँ तो मोम को कोई मुश्किल न हो, उन्हें किसी भी चीज की कमी न हो। मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। दिन ऐसे ही बीत गया। ऑफिस वर्क खत्म करके ऋचा घर जाने के लिए निकली। ऋचा को जाते हुए देखा तो समर्थ भी उसके पीछे गया और कहा, ऋचा चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। ऋचा ने कहा, नो समर्थ मैं चली जाऊंगी, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। समर्थ ने कहा, क्या तुम मुझे अपना दोस्त नहीं समझती? देखो अगर मुझे दोस्त समझती हो तो मना मत करना। ऋचा ने औ कहा और समर्थ के साथ घर चली गई। उधर ऋचा के घर में तनय आया क्योंकि ऋचा उसकी कॉल रिसीव नहीं की थी और उसके बुलाने के बावजूद ऋचा उसके ऑफिस नहीं गई, इसलिए वो हॉस्पिटल से सीधा ऋचा के घर ही आ गया। वो ऋचा के घर पहुंचा तो ऋचा की मोम ने उसे अंदर आने को कहा क्योंकि वो दोनों बचपन से साथ पढ़ते थे, साथ रहते थे, तो ऋचा की मोम तनय को जानती थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए तनय अंदर बुलाया और उसे बैठने दिया। ऋचा की मोम ने कहा, तनय बेटा आज इतने सालों बाद तुम यहाँ। उन्हें तनय को देख थोड़ा हैरानी हुई क्योंकि तनय कुछ सालों से वहां नहीं आया था। तनय ने कहा, आंटी मैं ऑफिस और हॉस्पिटल में बिजी रहता हूँ, इसलिए टाइम नहीं मिलता, आप बताइए आप कैसी है? ऋचा की मोम ने कहा, मैं तो अब अच्छी हूँ, पर ऋचा कुछ ठीक नहीं लग रही, उदास सी रहती है, तुम्हें कुछ पता है क्या? तनय ने कहा, नो आंटी मैं नहीं जानता। तनय को ऋचा की मोम को देख याद आया कि उसने कैसे उनके साथ बर्ताव किया था, उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया था। ये सोच के कि ऋचा ने उसकी मोम डैड को मारा है तो वो भी उसकी मोम को सजा देगा। वो नफरत में इतना अंधा हो गया था कि इंसानियत भी भूल गया था। उसे आज ऋचा की मोम को देख के गिल्ट महसूस होने लगा और उन्हें आज ठीक देख के उसे दिल में सुकून मिला।
थोड़ी ही देर बाद समर्थ की कार ऋचा के घर पहुंची। समर्थ ने उसके लिए डोर ओपन किया और ऋचा भी मुस्कुराते हुए कार से उतर गई। उन दोनों को मुस्कुराता देख तनय ने अपनी मुट्ठी बना ली, क्योंकि वो कार की आवाज सुन बाहर आ गया था, और उसने ऋचा को समर्थ की कार से उतरते हुए देखा तो वो जल भून के राख हो गया और सीधे अंदर चला गया। समर्थ ऋचा को अपना ख्याल रखने को बोल चला गया। ऋचा जब अंदर आई तो तनय को देख शॉक हो गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि तनय यहाँ उसके घर आएगा, क्योंकि उस इंसिडेंट के बाद वो उसके घर कभी नहीं आया था। आज इतने सालों बाद उसे उसके घर देखकर हैरानी हुई। उसके बाद ऋचा गुस्से में होके तनय से कहा, तनय तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तनय ने कहा, क्यों मैं यहाँ नहीं आ सकता क्या? ऋचा ने कहा, क्या जरूरत पड़ गई यहाँ आने के लिए? तनय ने कहा, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? ऋचा कुछ बोल पाती, तभी ऋचा की मोम हाथ में कॉफी लेके आई, और उन्होंने कहा, तुम लोग ऐसे लड़ क्यों रहे हो? अभी तक बच्चों जैसे लड़ते रहते हो। ऋचा चुप हो गई, और खामोश होकर अपने रूम में चली गई। तनय जब उसे जाते हुए देखा तो उसने ऋचा की मोम से कहा, आंटी मैं ऋचा से बात करके आता हूँ, ऑफिस रिलेटेड, और वो शायद नाराज है मुझसे। ऋचा की मोम ने कहा, हाँ जाओ। तनय भी ऋचा के रूम में चला गया। उसने जाके देखा कि ऋचा अपना सर पकड़ के बेड पर बैठी हुई है। वो सीधा जाके ऋचा को उठा के दीवार से सता दिया, और उसके नजदीक जाके अपनी दांत चबाते हुए कहा, तुम मुंह समर्थ के साथ क्या कर रही थी? ऋचा ने कहा, उन्होंने मुझे लिफ्ट दी थी। फिर उसने कहा, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, मैं किसी के भी साथ आऊं, तुम्हें कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए। तनय ने कहा, मुझे लेना देना क्यों नहीं है? तुम भूल गई, तुम मुझसे प्यार करती हो तो उसके साथ क्यों घूम रही हो? ऋचा ने हंसते हुए कहा, प्यार? किस प्यार की बात कर रहे हो? वो प्यार जो तुमने कभी कदर नहीं की, वो प्यार जो तुमने अपनी बेवफा से कालिक पोत दी, या वो प्यार जो तुमने हर वक्त मजाक उड़ाया? तुम्हारे लिए मेरा प्यार खत्म हो चुका है, तुम सिर्फ अब अजनबी हो मेरे लिए, और प्लीज यहाँ आज के बाद कभी मत आना। तनय ये सुन गुस्सा हो गया और उसने जबरदस्ती ऋचा को किस करने लगा। वो अग्रेसिव होकर किस करता रहा। ऋचा खुद को चुराने की नाकाम कोशिश करने लगी। ऋचा को आज तनय से घिन आ रही थी। उसका ये बर्ताव देखकर ऋचा की फीलिंग जो कुछ ही बची थी तनय के लिए, वो भी अब पूरे तरीके से खत्म हो रही थी। ऋचा रोने लगी। उसे आज तनय से प्यार करने के लिए खुद पर ही गुस्सा आने लगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि तनय ऐसा भी कुछ करेगा। बीतते समय के साथ तनय पासियों किस करता रहा। उसे ऋचा के होठों को चुनते हुए उसके दिल को सुकून महसूस हुआ, जो आज तक वो फील नहीं किया था। वो आधे घंटे बाद रुका और ऋचा के सर से अपना सर जोड़ते हुए कहा, तुम सिर्फ मेरी हो, अगर किसी और के पास जाने की कोशिश की तो मैं सब बर्बाद कर दूंगा। तुम जानती हो ना मैं क्या क्या कर सकता हूँ। ऋचा उसे नफरत से देखने लगी। चैप्टर 16, एक प्यार भरी हग। अब आगे। ऋचा उसे नफरत से देखने लगी और खींच के एक थप्पड़ उसके गाल पर लगा दी। तने शौक से आंखें बड़ी कर ली और अपने गाल पर हाथ रख लिया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ऋचा उसे थप्पड़ मार सकती है। ऋचा के आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, तुमने मेरे इजाजत के बिना कैसे मुझे छुआ और किस कर ली? तुम इतना कैसे गिर सकते हो? क्या तुम्हारा अब मीरा से मन भर गया जो आज मेरे पास आ गए? मुझे न तुमसे अब घिन आ रही है। तुम वो तनय नहीं हो जिसे मैं जानती थी। तुम तो एक सिर्फ लस्ट से भरा इंसान बन के रह गए हो। निकल जाओ यहाँ से अभी के अभी। तनय ने तुरंत उसके चेहरे को थामते हुए कहा, हे ऋचा, आई एम सॉरी। देखो मैं ये करना नहीं चाहता था, पर मैं खुद को रोक नहीं पाया। पल्स शांत हो जाओ। ऋचा रोने लगी। तनय को भी बुरा लगा, पर वो रहा अपने आदत से मजबूर इंसान, वो उसके डिजायर को रोक ही नहीं पाता। ऋचा ने उसे जाने को कहा और तनय न चाहते हुए भी रूम से निकल गया। ऋचा ने डोर बंद की और डोर के वॉशरूम में घुस गई। वो शावर के नीचे खड़ी होके भीगने लगी। वो जोर जोर से अपने होठों को रब करने लगी। वो तनय के एहसास को मिटा देना चाहती थी। वो 1 घंटे वॉशरूम से निकली और बेड पर लेट गई। आज उसके दिल से तनय के लिए जो भी बची कुची फीलिंग थी आज पूरा खत्म हो गया। तनय नीचे आया तो ऋचा के मोम को पाया। उसने ऋचा के मोम को बाय कहा और चला गया। वो कमी जाते समय ऋचा के साथ हुई उकिस के बारे में ही सोचता गया। वो बोला, ऋचा यू आर सो टेस्टी यमी फेस। अब तो मैं तुम्हें पाके ही रहूंगा। पिछले जन्म में भी अपनी गलत फहमी के वजह से तुम्हें किस करना तो दूर हाथ भी नहीं लगाए था, पर जब आज तुम्हारे होठों को छुआ, मेरा रोम रोम सिहर गया। आज मुझे सुकून मिला। वो मुस्कुराते हुए कार ड्राइव कर रहा था।
वो नहीं जानता था कि हर किसी को अपने कर्मों की सजा मिलती ही है। उसने जो ऋचा को प्यार में धोखा दर्द दिया था, उसे पता नहीं था कि वही दर्द उसके पास भी आने वाला था। दूसरी तरफ समर्थ बेचैनी से रूम में इधर से उधर घूम रहा है। उसे ऐसा लगा जैसे ऋचा रो रही है। उसे कुछ हुआ है। सच्चा प्यार शायद इसे ही कहते हैं, है ना? जिसे अपने आप अपने महबूब की दिल की हाल पता चल जाता है। समर्थ से अब रहा नहीं गया और उसने ऋचा को कॉल लगा दिया। पहले तो ऋचा ने फोन नहीं उठाया, उसे किसी से भी बात करने का मन नहीं था। पर बार बार कॉल आने की वजह से उसने बिना देखे ही कॉल उठा लिया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। समर्थ ने जब कुछ नहीं सुना तो वो खुद ही बोला, ऋचा रे उदय। ऋचा ने जब समर्थ की आवाज सुनी तो उसे हैरानी हुई। इतने रात गए क्यों कॉल रहे हैं? ऐसा सोचकर ऋचा ने हेलो कहा। समर्थ ने कहा, ऋचा तुम ठीक हो ना? ऋचा ने हाँ कहा, और वो सोचने लगी, समर्थ को कैसे पता चला कि मैं उदास हूँ? ऋचा ने कहा, समर्थ कुछ बात थी क्या? आप इतने रात कॉल कर रहे हैं? समर्थ ने कहा, मुझे ऐसा लगा जैसे तुम ठीक नहीं हो। पता नहीं क्यों, मुझे तुम्हारी टेंशन हो रही थी। ऋचा ये सुन खामोश हो गई। शायद उसे अपना दुख बांटने के लिए किसी की कंधे की जरूरत थी। समर्थ की करे से भरी हुई आवाज सुन वो रुक न सकी और रोने लगी। समर्थ ने जब ऋचा को रोते हुए सुना तो उसे अपने सीने में बहुत दर्द हुआ। वो खुद को संभाला और ऋचा से प्यार से पूछा, ऋचा बच्चा बताओ क्या हुआ? ऋचा ने कहा, कुछ नहीं समर्थ, मैं बस ऐसे ही रो दी। कुछ नहीं हुआ, आपने डिनर किया? और देखिए न, रात बहुत हो गई है, आप सो जाइए, कल जल्दी ऑफिस भी तो आना है ना? समर्थ उसके सवालों को इग्नोर किया और एक बार फिर पूछा, ऋचा सच सच बताओ क्या हुआ? तुम मुझे दोस्त समझती हो ना? ऋचा थोड़ा हिचकिचाए। वो सोचने लगी, मैं कैसे समर्थ को बताऊं कि तने ने मुझे। ऋचा को चुप देख समर्थ ने फिर से पूछा, ऋचा बताओ, नहीं तो मैं खुद भी पता लगवा सकता हूँ। ऋचा ये सुन हकी बक्की रह गई और एक गहरी सांस लेते हुए समर्थ को सब बता दिया। समर्थ ये सुन गुस्से में उबलने लगा। एक जोर से पंच डिस्ट्रिक्ट पे दे मारा। ऋचा ने कहा, मुझे खुद से घिन आ रही है समर्थ। उसने मुझे जबरदस्ती किस की, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। वो रोने लगी। समर्थ ने अपनी आंखें बंद कर ली और ऋचा को चुप करते हुए कहा, सेच ऋचा, अब रोना नहीं, तुम ब्रेव हो ना? चलो कोई बात नहीं, बुरा सपना समझ के भूल जाओ उसे, ठीक है? उसने अपने कार की उठाए और ऋचा के घर के लिए चला गया। वो अब भी ऋचा से बात कर रहा था। समर्थ ऋचा के घर के बाहर कार रोकी और ऋचा से कहा, ऋचा अपने घर के बाहर आओ। ऋचा ने कहा, पर क्यों? समर्थ ने कहा, चलो तुम्हारी मूड अच्छा करते हैं, जल्दी बाहर आओ। ऋचा ने कहा, पर समर्थ मैं अभी कैसे, मतलब आप यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हैं? समर्थ ने कहा, सवाल जवाब बाद में, पहले बाहर आओ, तुम्हारी मूड ठीक करना है ना? ऋचा ने कुछ सोच बाहर आ गई और उसने देखा समर्थ उसी का इंतजार कर रहा है। ऋचा पैसेंजर सीट पर बैठ गई और समर्थ ने कार स्टार्ट कर दी। ऋचा खामोश सी उदास बैठी हुई थी। समर्थ को ये देखा नहीं गया और उसने अचानक कार रोक ली और ऋचा की तरफ देखने लगा। ऋचा ने भी उसकी तरफ देखा और दोनों की नजरें एक दूसरे से टकराई। समर्थ ने खींच के ऋचा को अपने गले से लगा लिया और उसका सर सहलाने लगा। ऋचा पहले तो शौक थी, मगर समर्थ के उसे सर सहलाने से उसने सुकून से आंखें बंद कर ली। समर्थ उसे टाइट हग किया हुआ था, जैसे वो उसके सीने में ही उसे छुपा लेगा। दोनों को सुकून महसूस हुआ। ऋचा को अब जाके उसके दिल को सुकून मिला। जो तने के किस करने से उसे बुरा फील हो रहा था, अब समर्थ की इस कैसे भरी इस हक से वो सब भूल गई। दोनों के बीच अनकहे जज्बा उमड़ रहे हैं। चैप्टर 17, हम पिछले जन्म में मिल चुके हैं। समर्थ और ऋचा दोनों एक दूसरे के बाहों में सुकून से हग किए हुए थे। ऋचा को थोड़ा रिलीफ फील हुआ और समर्थ ने उससे थोड़ा दूर होके पूछा, अब ठीक हो ना? ऋचा ने हाँ में सर हिलाया। तो समर्थ ने कहा, चलो तुम्हें आज मैं ऐसी जगह ले चलता हूँ जहाँ जाके तुम सब टेंशन भूल जाओगी, सिर्फ सुकून महसूस होगा। ऋचा ने कहा, क्या सच में कोई ऐसी जगह है? समर्थ ने हाँ में सर हिलाया और कार स्टार्ट कर दी। 1 घंटे बाद दोनों एक पहाड़ के चोटी पर पहुंचे और जब ऋचा ने वहां से नीचे देखा तो उसे सारा शहर नजर आया। वो लोग ऊपर होने के वजह से नीचे से शहर किसी स्टार के जैसे लग रही है, क्योंकि चारों तरफ लाइट्स जल रही है। ऋचा को वहां आके बहुत अच्छा लगा और ठंडी ठंडी बहती हवा की वजह से उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई। वो अपने दोनों हाथ फैला के हवा को अपने ऊपर महसूस करने लगी।
समर्थ थोड़ी दूर से उसे निहारने लगा। ये पल उसके लिए बहुत अनमोल लगने लगा, क्योंकि उसके जाना उसके साथ है। वो ऐसे ही हर पल अपने जाना के साथ बिताना चाहता है। वो धीरे धीरे ऋचा के पास आया और उसके साइड खड़ा हो गया। ऋचा ने जब महसूस किया कि उसके पास कोई है तो उसने आंखें खोल सिर घूम के देखा तो वहां समर्थ को पाया। समर्थ को देखते ही उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। ऋचा ने कहा, थैंक यू सो मच समर्थ, मुझे ये पल सुकून के देने के लिए। समर्थ ने कहा, मैं हमेशा तुम्हें ऐसे ही देखना चाहता हूँ। अब कोई छोटी मोटी बात पर रोने मत लग जाना। प्रॉब्लम के साथ डट कर सामना करो और मैं हूं ना तुम्हें हर प्रॉब्लम से बचाने के लिए। ऋचा ने कहा, पर समर्थ आप मेरी इतनी चिंता क्यों कर रहे हो, हम तो अभी अभी ही मिले हैं ना। समर्थ ने कहा, तुम्हें ऐसा लगता है कि हम अभी अभी मिले हैं, लेकिन मुझे तो लगता है हम पिछले जन्म में ही मिल चुके हैं। समर्थ सीरियस फेस बनाते हुए कहा। ऋचा ये सुन एक पल के लिए शॉक हो गई। वो सोचने लगी कहीं सच में हम पिछले जन्म में मिले तो नहीं। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि रिबॉर्न तो मेरा हुआ है, समर्थ का थोड़ी हुआ है। नहीं, वो मजाक कर रहा होगा। समर्थ ने जब ऋचा की बनती बिगड़ती एक्सप्रेशन देखी तो वो थोड़ा हंस के कहा, अरे बच्चा, मैं मजाक कर रहा था। ऋचा ये सुन गहरी सांस ले अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन समर्थ उसको अच्छा से ऑब्जर्व कर रहा था। वो सोच रहा था कि अचानक पिछले जन्म के बात करते समय ऋचा की चेहरे का रंग क्यों उड़ गया। कहीं कुछ तो ऐसा है जो वो छुपा रही है। फिर समर्थ ने कहा, ऋचा अब तुम्हें अच्छा लग रहा है ना। ऋचा, हाँ समर्थ, मुझे अच्छा लग रहा है, काश मैं यहीं रुक जाती, कितना सुकून है यहाँ। समर्थ ने कहा, चाहो तो मेरे साथ जब दिल चाहे आ सकती हो, क्योंकि मुझे भी ये जगह बहुत अच्छी लगती है। ऋचा ने उछालते हुए कहा, क्या सच में, मैं जब चाहे आ सकती हूँ। समर्थ ने हाँ में सर हिलाया। फिर ऋचा ने कहा, समर्थ अब हमें चलना चाहिए, मोम चिंता कर रही होगी। समर्थ ने हाँ में सर हिलाया और दोनों कार में बैठ वहां से चले गए। दूसरी तरफ तनय घर पहुंचा तो उसके मोम डैड डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। तनय को देख उन्होंने उसे भी डिनर के लिए बुला लिया। तनय भी मुस्कुरा के उन दोनों के साथ बैठ गया। तनय मन में सोचा, इतना अच्छी डिनर तो करके आया हूँ, मुझे अब किसी और चीज खाने का मन नहीं कर रहा। नहीं खाऊंगा तो मोम डैड नाराज हो जाएंगे। चलो कोई न, खा लेता हूँ, कल फिर मेरी फेवरेट डिश खा लूंगा। ये सोच के वो डिनर करने लगा। यहाँ ऋचा अपने घर पहुंच गई थी कि उसके मोम गेट पर ही रुकी हुई थी, क्योंकि उन्हें ऋचा की टेंशन हो रही थी। जब ऋचा को कार से उतरते देखा तो वो जल्द ऋचा के पास जाकर पूछने लगी, कहाँ चली गई थी तुम ऐसे बिना बताए। वो गुस्से में ऋचा को दांतने लगी। ऋचा कुछ बोल पाती तभी समर्थ कार से उतरा और वो बोला, एक्चुअली आंटी मैं ही ऋचा को ले गया था। वो किया है ना, मेरी एक फ्रेंड का बर्थडे है तो गिफ्ट सेलेक्ट करने हेल्प के लिए ले गया था। आपको बुरा लगा तो सॉरी आंटी। ऐसे कह के उसने अपनी कान पकड़ ली। ऋचा की मोम को समर्थ का कान पकड़ना बहुत फनी लगा और वो मुस्कुरा कर कहा, अरे बेटा कोई बात नहीं, लेकिन ये जली तो बता के जा सकती थी ना, इतनी रात हो गई है। मैं डर गई थी, वैसे भी इसके सिवा मेरा है ही कौन। समर्थ ने उनको कहा, आंटी मेरे रहते हुए ऋचा को कुछ नहीं होगा, आप टेंशन मत लीजिए। ऋचा की मोम ने कहा, वैसे बेटा तुम्हारा नाम क्या है? और क्या तुम दोनों दोस्त हो? और वो खुद को चपत लगा के कहा, अरे मैं भी ना, ऐसे ही घर के बाहर खड़े खड़े पूछ रही हूँ, आओ ना बेटा अंदर आओ। समर्थ ने कहा, लेकिन आंटी अब तो रात हो गई है ना, मैं किसी और दिन आऊंगा। ऋचा की मोम ने कहा, अरे डिनर करके जाओ, चलो आओ, हमने भी नहीं किया है। ये कह उन्होंने आगे कदम बढ़ा दिए। समर्थ और ऋचा भी उनके पीछे चले गए। अंदर जाकर समर्थ को बिठाया और फिर ऋचा को डिनर रेडी करने के लिए बोल के ऋचा की मोम खुद समर्थ से बात करने लगी और उन्होंने कहा, हाँ बेटा बोलो, तुम्हारा नाम क्या है? समर्थ ने कहा, जी समर्थ ओबरॉय। ऋचा की मोम ने कहा, हाँ अब चलो डिनर करते हैं। तीनों ने मिलकर डिनर किया और समर्थ जाने के लिए उठा। ऋचा की मोम ने कहा, अच्छा बेटा कभी कभी आते रहना, मैं भी घर में बोर हो जाती हूँ, बात करने से अच्छा लगता है। फिर ऋचा ने कहा, मोम समर्थ कैसे आ सकते हैं, उन्हें इतनी बड़ी कंपनी भी चलना होता है ना। समर्थ ने कहा, कोई बात नहीं आंटी, मैं आता रहूंगा। आज बहुत सालों बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपनी माँ को मिल रहा हूँ, मुझे आपको देख के मेरी माँ की याद आ गई। ऋचा की मोम ने कहा, अरे तो मुझसे भी माँ कह सकते हो ना, क्योंकि मुझे भी एक बेटा चाहिए। ये कहकर उन्होंने मुस्कुरा दिया। समर्थ भी मुस्कुरा के उनके गले लग गया।
ऋचा दूर खड़ी उन दोनों को देख रही थी। आज अपनी माँ को खुश देख वो भी खुश थी। और समर्थ ऋचा की मोम को बाय बोल के चला गया। चैप्टर 18 टाने की गंदे इरादे। अब आगे। अगली सुबह ऋचा एक अंगड़ाई लेते हुए उठी, और आज उसके चेहरे पर एक बहुत प्यार सा स्माइल था। वो उठी और वॉशरूम जाके नहा धो के सीधे ऑफिस के लिए रेडी हो आई। वो रेडी होके नीचे आई और अपनी मोम को पीछे से हक करके गुड मॉर्निंग विश किया। ऋचा की मोम भी मुस्कुराते हुए अपनी बेटी के माथे पर मिश करके गुड मॉर्निंग विश की। ऋचा की मोम आज बहुत दिनों बाद ऋचा को इतनी खुश देख वो भी खुश हो गई। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनकी खोई हुई बेटी वापस मिल गई हो, जैसे पुरानी ऋचा वापस मिल गई हो। दोनों हंसी मजाक करते हुए अकी से ब्रेकफास्ट की। ऋचा की मोम ने कहा, बेटा समर्थ कहाँ काम करता है? ऋचा ने अपनी माँ की बात सुन अपने सर को पिट लिया और कहा, अरे मोम, वो ओबरॉय कॉर्पोरेशन का सीईओ है। मोम, मैं उनके ही कंपनी में जॉब करती हूँ और मैं उनकी ही असिस्टेंट हूँ। ऋचा की माँ ये सुन शॉक हो गई। उन्होंने कहा, क्या? वो इतने बड़े कंपनी का मालिक होकर भी उसके अंदर कोई ईगो नहीं है। कितना अच्छा लड़का है। सच में उसके माता पिता ने बहुत अच्छा संस्करण दिए है। लगता नहीं कि वो इतना बड़े आदमी है, फिर भी वो कितना काइंड हार्टेड है और थोड़ी सी भी सरोगंत नहीं है। ऋचा ने कहा, हाँ माँ, समर्थ बहुत अच्छा है। ठीक है माँ, मैं चलती हूँ। बाय कहकर ऋचा चली गई। वो जब घर के बाहर आई तो गेट पर ही तनय को खड़ा पाया। ऋचा तनय को देख शॉक हो गई और फिर उसे तेज गुस्सा आया। वो सुबह सुबह झगड़ा करने के मूड में बिल्कुल नहीं थी, इसलिए तनय को इग्नोर कर रोड के दूसरे साइड जाके टैक्सी का इंतजार करने लगी। तनय ने जब देखा कि ऋचा उसे इग्नोर कर चली गई, तो वो भी गुस्से स्व उसे घूरने लगा और उसके पास चला गया। तनय ने ऋचा के पास जाके कहा, ऋचा तुम मुझे क्यों इग्नोर कर रही हो? ऋचा ने कुछ नहीं कहा, ऐसे प्रिटेंड किया जैसे वहां तनय हो ही ना। तनय ये देख अपनी हाथों की मुट्ठियां बना ली और ऋचा की बाह कस के पकड़ उसे दांत पीस के कहा, मुझे नहीं पसंद के जब मैं किसी से बात करूं और वो मुझे ऐसे इग्नोर करे। ऋचा ने कहा, क्यों? अब कैसा लग रहा है, जब मैं तुमसे बात करने की कोशिश करती थी और तुम मुझे इग्नोर करके चले जाते थे? तनय ने अपनी आंखें बंद कर गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, देखो ऋचा, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, लेकिन मैं अब ऐसा नहीं करूंगा, ट्रस्ट मी। ऋचा ने कहा, ट्रस्ट और तुम पे कभी नहीं। तुम कभी बदल नहीं सकते समझे। और मैं तुम्हें ट्रस्ट करना भी नहीं चाहती। तनय ने कहा, ऋचा एक मौका तो दे ही सकती हो ना। ऋचा ने कहा, क्या तुम मेरा वो आंसू लौटा सकते हो जो मैंने तुम्हारे लिए बहाए हैं? क्या वो सब ठीक कर सकते हो जब मैंने तुम्हें किसी और के बाहों में देखा है? क्या तुम मुझे ये बोल सकते हो कि मैंने जो जो देखा वो सच नहीं था? बोलो, कर सकते हो ऐसा? तनय खामोश खड़ा रहा, वो कुछ बोल ही नहीं पाया। उसे अब भी एहसास नहीं था कि ऋचा को कितना हर्ट हुआ होगा, वो ये कभी महसूस नहीं कर पाएगा। फिर कुछ सोचकर उसने ऋचा को अपने गोद में उठाया और फोर्सफुली कार के अंदर बैठा दिया। ऋचा छत पता रही थी, लेकिन वो निकल नहीं पाए। तनय ड्राइविंग सीट पर जाके कार स्टार्ट कर दी और ऋचा को लेके चला गया। ऋचा ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, ये क्या बदतमीजी है तनय? तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? छोड़ो मुझे। वो चिल्लाई जा रही थी, लेकिन तनय को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने ऋचा की तरफ देखा, लेकिन उसकी नज़र सिर्फ ऋचा के होठों की तरफ जा रही थी। वो खुद को बहुत मुश्किल से कंट्रोल करने लगा। ऋचा अभी भी चिल्ला रही थी। कुछ देर बाद दोनों रायजादा इंडस्ट्री पहुंच गए। ऋचा ये देख हैरान हुई कि तनय उसे रायजादा इंडस्ट्री लेके आया था। तनय ने जाके जेंटलमैन की तरह ऋचा की तरफ कार का डोर खोला और अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। ऋचा ने उसे इग्नोर किया, कार से उतर गई। तनय का हाथ हवा में ही रहा और गुस्से में अपने हाथ पैंट की पॉकेट में डाल अंदर की तरफ चला गया और ऋचा को भी खींच के अंदर ले गया। तनय उसे अपने केबिन में लेके आया और उसे सोफे में बिठा दिया और कहा, ऋचा मेरी तरफ देखो। ऋचा ने मुंह फूलते हुए उसके तरफ देखा और तनय ने कहा, आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग। ऋचा इमोशनल हो गई और उसके आंखों से एक कतरा आंसू बहाया। तनय ने उसके आंसू पोंछ दिए और कहा, ऋचा मैं बहुत बुरा हूं ना। देखो मैं तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहता था, लेकिन मैं सच जाने बिना तुम्हें हर्ट करता गया, मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ। ऋचा ने कहा, तुमने जो किया किया। तुमने एक बार भी सच जानने की कोशिश नहीं की, अब ये छोड़ो, मुझे जाने दो। तनय ने कहा, तुम कहीं न हो जाओगी?
यहाँ मेरे साथ काम करोगी, चुपचाप बैठी रहो, समझी। और फिर वो ऋचा की होठों की तरफ देखने लगा। वो धीरे धीरे उसके होठों की तरफ बढ़ने लगा। ऋचा ये देख तनय को जोर से धक्का दिया, और तनय 2 कदम पीछे हो गया। ऋचा ने चिल्लाते हुए कहा, अब मैं समझी तुम ये मस्का लगा के बातें क्यों कर रहे थे। तुम्हारा इंटेंशन तो कुछ और ही था। मैं ही बेवकूफ हूँ, जो समझ बैठी कि तुम्हें सचमुच गलती का एहसास है, पर मैं गलत थी, तुम जैसे इंसान कभी बदल ही नहीं सकते। तुम्हें तो सिर्फ एक ही चीज नजर आता है, और वो है तुम्हारा लस्ट, यू घटिया इंसान। ऋचा की गुस्से में सांस फूलने लगी। तभी केबिन में मीरा बिना नॉक किए आई और सीधे जाके तनय के गले लग उसे डायरेक्ट किस करने लगी। चैप्टर 19 तुम्हें आज नरक की शेर कराऊंग। अब आगे। मीरा तनय के केबिन में आई और सीधा उसे किस करने लगी। ऋचा खड़ी ये देख रही थी। अभी भी उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। तनय को अचानक मीरा के किस करने से वो दंग रह गया, और जब उसे रियलाइज हुआ कि मीरा क्या कर रहा है, तो उसे तेज गुस्सा आया, और मीरा को दूर धकेल के एक थप्पड़ मार दिया। मीरा अपने गाल पर हाथ रख शॉकिंग लाई तनय को देखने लगी। तनय ने मीरा से कहा, यू बाई टीसीएच तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की। मीरा ने रोते हुए गुस्से में कहा, तनय अब तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है। तुम खुद ही तो मेरे करीब आते थे ना, और मैं तो हर रोज तुम्हें ऐसे ही किस करती हूं ना। आज आखिर हो क्या गया है तुम्हें। तनय ने कहा, अपना मुंह बंद रखो तुम समझी, हाँ मैं तुम्हारे करीब आता हूँ। फिर टेढ़ी मुस्कान के साथ बोला, क्योंकि तुम हो ही बिस्तर गर्म करने लायक, तुम्हारे उसके सिवा कोई औकात नहीं है। मैं क्या नहीं जानता कि तुम कहाँ कहाँ किस किस के साथ रातें रंगीन करती फिरती हो। तो मैंने थोड़ा एंजॉय कर लिया तो क्या हो गया। ऋचा जो ये सब सुन रही थी, उससे अब बर्दाश्त नहीं हुई और जाने के लिए मुड़ी, तो तनय ने उसकी हाथ पकड़ के कहा, कहाँ जा रही हो तुम। मैंने कहा ना तुम कहीं नहीं जा सकती। मीरा अब जाके ऋचा को नोटिस किया और हंस के कहा, तो अब समझ में आया आखिर अचानक तुमको मुझसे इतनी प्रॉब्लम कैसे हो गई। फिर गुस्से में, वो तुम ही थे ना जो मुझसे कहते थे कि तुम मुझसे प्यार करते हो, और इस ऋचा को जलाने के लिए कितनी ही बार तुमने इसके सामने ही मुझे। ये इतना ही बोली थी कि तनय ने उसके गले को कस के दबा के कहा, हाँ मैं करता था ये, क्योंकि मुझे तब सच मालूम नहीं था। वो तुम और कबीर थे न जो मुझे और ऋचा को अलग कर दिया, और मैं पागल तुम्हारी बातों में आता गया। अब मेरी नजरे के सामने कभी मत आना। ये कह के उसने मीरा का गला छोड़ दिया। मीरा खास तब हुए फ्लो पर बैठ गई। ऋचा को ये देख कहीं न कहीं सुकून मिला था, क्योंकि तनय इस मीरा की वजह से हमेशा ऋचा को ऐसे ही टॉर्चर किया करता था। अब इस जन्म में तनय ने उसके साथ ज्यादा टॉर्चर नहीं किया तो क्या हुआ, पिछले जन्म का हिसाब तो लेना था न। इसलिए उसे आज बहुत अच्छा लगा। एक एक करके सभी को वो सजा देना चाहती थी। आज बारी मीरा की थी, कल शायद तनय और कबीर का हो। तनय फिर ऋचा के पास आया और उसके फेस को अपने दोनों हाथों से भरते हुए कहा, ऋचा जान प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे लिए बदल जाऊंगा। प्लीज हम पहले जैसे रहेंगे जैसे हम स्कूल कॉलेज में रहा करते थे साथ। हम। ऋचा ने उसके हाथ को हटाते हुए कहा, अब बहुत देर हो चुकी है तनय। अब हम पहले जैसे नहीं रह सकते, क्योंकि मैं अब पहले जैसी नहीं हूँ। और मुझे जिस्मानी प्यार नहीं रूहानी प्यार चाहिए, जो तुम नहीं दे सकते। तुम कभी रूह से इश्क नहीं कर सकते। इसलिए प्लीज ये सब भूल जाओ, और अपने लाइफ में खुश रहो और मुझे भी खुश रहने दो। ये कह वो वहां से निकल गई। तनय ऋचा को जाते हुए देखा तो खुद से कहा, तुम मेरे इतने पास आके वापस नहीं जा सकती। तुम्हें तो मैं अपना बना के ही रहूंगा। पिछले जन्म में तुम्हें इंपॉर्टेंस नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया, इसके वजह से मैंने तुम्हारी खूबसूरती को भी अनदेखा कर दिया। लेकिन अब नहीं। फिर अपने होठों को छू के आंखें बंद करते हुए सनक भरी आवाज में कहा, जब से तुम्हारे होठों को छुआ है, तब से तुम्हारे इन होठों का दीवाना हो गया हूँ। अब मैं तुमसे दूर नहीं रह पाऊंगा। हर कोशिश करूंगा तुम्हें अपने पास रखने का। ऐसे कह के वो हंसने लगा। फिर उसकी नजर फ्लो पर बैठी मीरा पर गई। उसने उसे बलों से पकड़ के खड़ा किया और दांत पीसते हुए कहा, बहुत शौक है ना तुम्हें किस करने की, चलो तुम्हारी ख्वाहिश पूरा करता हूँ। कह के मीरा को घसीटते हुए अपने केबिन पर बने प्राइवेट रूम में ले गया। फिर उसे बेड पर धक्का दे के गिरा। उसके गले को दबाते हुए कहा, तुमने जो जो जुर्म किए हैं, न उसके सजा के लिए तैयार हो जाओ। ये तनय रायजादा तुम्हें नरक की सैर न करवा दी तो मेरा नाम भी तनय रायजादा नहीं। कह के उसने जानवरों की तरह मीरा के ऊपर टूट पड़ा।
दूसरी तरफ समर्थ कब से ऋचा का वेट कर रहा था, लेकिन वो अभी तक नहीं आई, इसलिए उसे टेंशन होने लगी और उसने ऋचा को कॉल करना शुरू कर दिए। ऋचा ने कॉल उठाया तो समर्थ ने चिंता भरी आवाज में कहा, ऋचा तुम्हारे तबीयत ठीक है ना? तुम आज ऑफिस क्यों नहीं आई? ऋचा ने अपने आप को संभल नॉर्मल आवाज निकालने की कोशिश करते हुए कहा, नहीं समर्थ मैं ठीक हूँ, ऑफिस आ रही हूँ, वो टैक्सी आज देर से मिली है, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। प्लीज आई एम सॉरी, मैं आ रही हूँ जल्दी। समर्थ ने जब ऋचा की आवाज थोड़ी बदली हुई सुनी, तो उसे थोड़ा अजीब लगा, पर ऋचा को कुछ नहीं पूछा, सिर्फ ओक कहकर कॉल कट कर दिया। कॉल कट होने के बाद समर्थ ने खुद से कहा, जाना की आवाज ऐसी क्यों लग रही थी, जैसे वो रो रही थी। कहीं उसे कुछ हुआ तो नहीं ना? कैसे पता करूं? फिर कुछ सोच नीरज को बुलाया और उससे कहा कि ऋचा आज सुबह से क्या कर रही थी, कहीं उसकी तबीयत खराब तो नहीं, सब पता करके मुझे बताओ। नीरज ने ओक कहा और चला गया। समर्थ ने कहा, जाना आई होप तुम ठीक हो। मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। मेरा दिल जलता है तुम्हें तकलीफ में देख के, जाना जल्दी आ जाओ। ये सोच उसने अपने चेयर पर आंखें बंद कर लीन होके बैठ गया। चैप्टर 20 तुम मेरे ऊपर से उठो। कोष्टक। अब आगे। ऋचा रायजादा इंडस्ट्री से निकल हाई रही थी कि तभी उसे जिया मिली। जिया ऋचा को देख जल्दी से उसके पास दौड़ के चली गई और उसे हक कर लिया। ऋचा को भी किसी की जरूरत थी इस वक्त, इसलिए उसने उसे हक करके आंखें बंद कर ली। ऋचा की हालात कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए जिया ने उसे बाहर ले गई और एक चेयर पर बिठा के पूछा, जान क्या हुआ है? तू रो रही थी क्या? ऋचा अब खुद को संभाल नहीं पाए और जिया को हक करके रो पड़ी। ऋचा ने कहा, जिया वो तने तने। वो ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। जिया ने उसे पानी की बोतल दी और ऋचा 2 घुट पी लिया और जिया ऋचा के पीठ रब करके शांत करने लगी। ऋचा जब थोड़ा शांत हुई तो जिया ने कहा, अब बता क्या हुआ ऋचा? ऋचा ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, जिया तुम्हें पता है, वो तने कितना गिर चुका है। पहले तो कल उसने मुझे जबरदस्ती से किस कर ली, और आज जब मैं ऑफिस निकल ही रही थी, के घर के सामने ही वो मेरा वेट कर रहा था, और मुझे जबरदस्ती से उठा के यहाँ ले आया। और उसने मुझे माफी मांगने लगा, उसने जो जो किया उसके लिए पहले मुझे भी लगा था कि वो सचमुच शर्मिंदा है अपने किए पर मैं गलत थी। उसने सिर्फ मुझे बातों में फंसा के फिर से किस करना चाहता था। वो ऐसे कैसे इतना नीचे गिर सकता है जिया? मुझे तो खुद पे शर्म आ रही है कि मैं हूँ जैसे इंसान से कभी प्यार किया था। मैंने सोचा था, जब उसने मुझे माफी मांगी थी, तो प्यार ना सही लेकिन दोस्त बनकर जरूर रहूंगी, लेकिन नहीं मैं गलत निकली, वो कभी सुधार नहीं सकता यार जिया। जिया ने जब ये सुना, उसे भी बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, तुम्हें उस नीच इंसान के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। चल मैं तुम्हें तुम्हारे कंपनी में छोड़ दे रही हूँ। जैसे ही जिया ने ऋचा के कंधे को पकड़ उठाने की कोशिश की, ऋचा ने कहा, पर तुम्हारा तो अब ऑफिस टाइम है ना, नहीं रहने दे, मैं चली जाऊंगी। जिया ने कहा, अरे छोड़ ना, वैसे भी मैं और यहाँ काम करना नहीं चाहती, मैं कहीं और इंटरव्यू देने की सोच रही हूँ। वैसे भी तू यहाँ नहीं है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। ऋचा ने कुछ सोच कहा, क्या सच में तुम दूसरी जॉब ढूंढ रही है? जिया ने हाँ में सर हिला दिया। तो ऋचा ने कहा, क्यों ना तुम मेरे साथ ओबरॉय कॉर्पोरेशन में ही जॉब क्यों नहीं कर लेती, चल आज ही तू इंटरव्यू दे देना। जिया ने कहा, पर ऋचा क्या अचानक मुझे ऐसे जॉब मिलेगी, पोस्ट खाली है भी या नहीं? ऋचा ने कहा, समर्थ सर ना बहुत अकी है, मैं बात करूंगी उनसे। जिया ने ऋचा के कंधे पर अपने कंधे से मारते हुए कहा, वाह समर्थ सर, हाँ हम स्माइल स्माइल नोट बैड। ऋचा ने कहा, हट पागल। फिर दोनों जिया की स्कूटी पर ओबरॉय कॉर्पोरेशन के लिए चले गए। ओबरॉय कॉर्पोरेशन में कुछ देर बाद नीरज समर्थ के पास आया और बताया कि कैसे तने ने ऋचा को कैसे जबरदस्ती कार में लेके चला गया। ये सुन समर्थ को बहुत गुस्सा आया। उसने पूछा कहाँ ले गया था उसे। तो नीरज ने बताया, सर वो मैम को रायजादा इंडस्ट्री लेके गए थे। ये सुन समर्थ को थोड़ी तसल्ली मिली कि वहां कुछ गलत नहीं करेगा। फिर नीरज को जाने के लिए कहा और नीरज बाहर चला गया। नीरज के जाने के बाद समर्थ ने कहा, ये तने जाना को क्यों लेकर गया होगा? ये कमीना अब क्या करना चाहता है? इसे तो वो अपने दांत पीसने लगा। अब मैं अकेले जाना को नहीं छोड़ सकता। कुछ आधे घंटे बाद ऋचा और जिया ओबरॉय कॉर्पोरेशन पहुंच गए।
और ऋचा आगे आगे चल रही थी, लेकिन जिया अपने बैग लेने की वजह से थोड़ा पीछे रह गई। वो जल्दी से जा ही रही थी कि एक इंसान से टकरा गई और दोनों नीचे गिर गए। जिया नीचे और वो इंसान ऊपर। दोनों को गुस्सा आने लगे, दोनों ने गुस्से में अपनी दांत पीस लिए। जिया ने उससे कहा, यू अंधा इंसान, देख के नहीं चल सकते क्या? गिरा दिया ना मुझे। वो इंसान जो नीरज था, उसने कहा, ओ हेलो मैडम, अंधी तुम हो मैं नहीं, तुम दौड़ के चल रही थी, जैसे तुम्हारे पीछे कोई भूत पड़ा हो। जिया ने गुस्से से कहा, अब हथों ऊपर से कमर तोड़ दी तुमने। नीरज ने कहा, पहले सॉरी बोलो। जिया ने कहा, सॉरी किस लिए? देख के तुम नहीं चल रहे थे। उठो जल्दी। नीरज ने भी अपनी बात पर अड़े हुए कहा, पहले सॉरी बोलो। ये दोनों जागड़ ही रहे थे कि ऋचा की आवाज आई। उसने कहा, ये तुम दोनों नीचे क्या कर रहे हो? जिया ने कहा, इस अंधे के वजह से मैं गिर गई। नीरज ने भी कहा, मैं अंधा नहीं, ये अंधी, मैं तो अपने रास्ते जा रहा था, यही आए हवा की तरह जैसे इसके पीछे कोई भूत पड़ा हो। दोनों अब भी जागर ही रहे थे। एक ने भी हार नहीं मानी। ऋचा ने अपनी सर पिट ली। उसने कहा, तुम दोनों बाद में लड़ लेना, पहले उठ खड़े हो जाओ। दोनों ने एक दूसरे को घूरते हुए उठ गए, दोनों ने एक दूसरे को देख मुंह बना लिया। ऋचा तो उन दोनों को देखते ही आंखें बड़ी बड़ी हो गई कि कैसे दोनों एक दूसरे को देख मुंह बना रहा है। उसने अपना गला साफ करते हुए कहा, एहम, अगर तुम दोनों का मुंह बनना हो गया हो तो काम पर चले। नीरज ने कहा, जी मैम। फिर ऋचा ने पूछा, नीरज जी, समर्थ आ गए क्या? मुझे उनसे कुछ बात करनी थी। नीरज ने कहा, जी मैम वो आ गए हैं, अपने केबिन में ही है।